नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज हम इकोनॉमी की वन शॉट वीडियो देखेंगे। अभी जैसे कि रेलवे की ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जो भी रेलवे में पूछे गए इकोनॉमी से प्रश्न हैं, अर्थशास्त्र से प्रश्न हैं, आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो आपको अर्थशास्त्र के जो प्रश्न हैं इसे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, इसीलिए पूरी वीडियो को देखना। और अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो साथ में MCQ क्वेश्चन ज़रूर लगाना, ताकि आप देख सकें कि आपकी कितनी तैयारी हुई है और कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी को परिभाषित करने में सबसे कम प्रासंगिक है, यानी कि गलत है कौन सा। कि अगर डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकसित अर्थव्यवस्था है, तो कौन सा कथन है जो गलत है, उसके बिना मतलब विकसित अर्थव्यवस्था नहीं होगी। जैसे पहला कि कम शिशु मृत्यु दर, तो हाँ विकसित अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है, कम प्रासंगिक नहीं है। उच्च प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, पर कैपिटा इनकम भी जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती है वहाँ जरूरी होती है, मतलब ज़्यादा होती है। तकनीकी नवाचार और अनुसंधान पर कम ध्यान, गलत। जो डेवलप्ड इकोनॉमी होती हैं वो इनोवेशन पर तो ध्यान देती हैं ना, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर कम ध्यान कैसे हो सकता है। तो ये कम प्रासंगिक है, ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। और जीडीपी में तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्रों का प्रभुत्व होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। सही उत्तर है तकनीकी नवाचार और अनुसंधान पर कम ध्यान। कारक क्या देखिए, विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, शिशु मृत्यु दर बहुत कम होती है, प्रति व्यक्ति आय बहुत उच्च होती है क्योंकि हर व्यक्ति बहुत कमाता है, जीडीपी के क्षेत्र में सेवा और उद्योग का प्रभुत्व होता है, कृषि पर निर्भरता बहुत कम होती है जो प्राथमिक क्षेत्र है। तकनीकी नवाचार इस पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, नए आविष्कार और तकनीकें आती रहती हैं। इसलिए और विकल्प सी कहता है कि नवाचार पर कम ध्यान देते हैं, यह बिल्कुल गलत है। अगर कोई देश तकनीकी नवाचार पर कम ध्यान देगा तो विकसित नहीं बल्कि पिछड़ता जाएगा, इसलिए तकनीकी नवाचार पर कम ध्यान देना विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं है, उसकी परिभाषा में सबसे कम प्रासंगिक है। तो अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में लोरेंज वक्र यानी कि लोरेंज कर्व का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो जो लोरेंज कर्व है इसका उपयोग आय या धन में जो वितरण में असमानता होती है ना, इनक्वालिटी होती है, जिसे हम कहते हैं कि देश में कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है और अधिकतर लोगों के पास बहुत कम पैसा है, बहुत कम धन है। इसको कहते हैं आय में बहुत ज़्यादा असमानता है धन के वितरण में। तो आय या धन के वितरण में असमानता को दर्शाता है लोरेंज वक्र। अब देखिए ये डायग्राम होता है, नीचे जो एक्स एक्सिस होता है यहाँ पर पॉपुलेशन की परसेंटेज होती है और वाई एक्सिस पर इनकम की, आय की परसेंटेज होती है। और बीच में एक लाइन 45 डिग्री की रेखा खींची जाती है, इसे कहा जाता है लाइन ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की रेखा। अगर ये समानता की रेखा है, इसका मतलब है कि 20% लोगों के पास उस देश की 20% इनकम है, 40% के पास 40% इनकम है, 60% के पास, मतलब जितने लोग हैं जिस उसी प्रकार से उनको उनमें इनकम का जो आय है उसका बंटवारा है, जो कि कभी हो नहीं सकता है। मतलब कि एकदम समानता तो कभी भी नहीं हो सकती ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ ये लोरेंज जो कर्व खींची जाती है ना, ये कर्व बताती है ये जितनी इक्वलिटी से दूर जाएगी उतनी उस देश में असमानता ज़्यादा होगी, मतलब कि आय के वितरण में जो असमानता है वो ज़्यादा होगी। जितनी कर्व, मान लो अगर कर्व ऐसे गई है देश की, तो इक्वलिटी से और दूर है, तो उसमें आय की असमानता और ज़्यादा है। समझ रहे हो आप। तो जितनी ये कर्व बनाई जाती है कि हाँ कितने परसेंटेज लोगों के पास कितना परसेंट धन है, उस हिसाब से ये कर्व बनाई जाएगी। ठीक, यहाँ इतने परसेंट की। और जितनी ये इक्वलिटी से दूर जाएगी उतना ये समझ लीजिए कि असमानता ज़्यादा है। तो लोरेंज वक्र जितना अधिक झुका हुआ होगा नीचे की ओर, समानता की रेखा से जितना दूर होता है, उस देश में आय वितरण में असमानता उतनी ही अधिक होती है। अब अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो जीएनपी में पूंजी का डेप्रिसिएशन शामिल होता है, जीडीपी में नहीं, गलत है। ये मतलब इसमें मुख्य अंतर है, ये है मुख्य अंतर कि जीएनपी जो होती है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये शामिल होती है। जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड शामिल नहीं होती है। जैसे आप देखिए जीडीपी और एनएनपी
FC में आपको समझा रहा हूँ कि अगर सब बदलना हो, ये मैं आपको इकोनॉमी के बैच में पूरा पढ़ाऊँगा, ये सब वहाँ पर आपको डिटेल में समझाऊँगा। तो ग्रोस और नेट, अगर हम ग्रोस से नेट पर जाते हैं तो डेप्रिसिएशन का फ़र्क पड़ता है। ग्रोस से नेट पर जाने में डेप्रिसिएशन लेस होता है। डोमेस्टिक से नेशनल पर आने पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये शामिल होता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स पे फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर हम मार्केट से फैक्टर पर जा रहे हैं, तो अपना कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स लेस होता है और सब्सिडी ऐड होती है। ये मैं आपको सब पढ़ाऊँगा, अभी बस इतना आप समझ लीजिए कि क्या कहते हैं NFIA में, जब क्या कहते हैं GNP में NFIA शामिल होता है, विदेशों से प्राप्त, मतलब कि जो हमारे GDP में क्या है, GDP वही है जो हमारे देश की बाउंड्री है ना, उसके अंदर चाहे विदेशी हों चाहे भारतीय हों, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सबकी मॉनेटरी वैल्यू होती है GDP में एक साल के अंदर। लेकिन GNP में क्या है कि ये तो होता है, लेकिन जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं वो कमाकर जो पैसा भारत में भेज रहे हैं, और हमारे यहाँ जो विदेशी रह रहे हैं वो भारत से बाहर पैसा भेज रहे हैं, तो इनका जो अंतर होता है ना वो ये भी शामिल होता है। समझ रहे हो आप? यहाँ से पैसा बाहर भेजा गया और इसको कहते हैं विदेश को प्राप्त कराई गई कारक आय, और जो भारतीयों ने भारत में पैसा भेजा विदेशों से प्राप्त कारक आय, इनमें अंतर अगर वो पॉजिटिव में होगा तो ऐड होगा, अगर नेगेटिव में होगा तो लेस होगा। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी एप्लीकेशन पर पढ़ा दी है। 52 वीडियोस हैं, पूरे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, पूरी पॉलिटी ई बुक फ्री है। 121 में अभी ये ऑफर है, आप पूरी पॉलिटी पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन पर। और मैंने वहाँ पर एक टेस्ट पास का आपको शो होगा एप्लीकेशन पर, उसमें आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, जैसे परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे टाइम के साथ, वैसे ही वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग सब कुछ होगा। आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, NTPC का भी लगा सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम का आप लगा सकते हैं। और अगर आपको ई बुक वगैरह लेनी है तो आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हो, नहीं तो वेबसाइट से खरीद सकते हो। अगर आप कुछ दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर अपडेट वगैरह मिलती रहती है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए फर्म? तो देखिए, जो फर्म होती है यानी कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, उसमें दो प्रकार की कॉस्ट होती हैं। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं जिसे, और एक होती है वेरिएबल। फिक्स का मतलब क्या होता है? तो नाम से क्लियर है, जो फिक्स है, जो परिवर्तनीय नहीं है, अपरिवर्तनीय है। और वेरिएबल मतलब जो परिवर्तनीय है, जो चेंज होती है। फिक्स का मतलब जो चेंज ना हो। जैसे कोई भी कंपनी खुली है, तो अगर उन्होंने जो कंपनी है रेंट पे लिया है, तो उसका किराया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और किराया मान लीजिए 5,000 रुपये है, ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो 5,000 रुपये हर महीना देना पड़ेगा ना, चाहे काम चले चाहे काम ना चले। 5,000 तो फिक्स है, तो इसे कहेंगे फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि कोई भी कंपनी है, वो कोई भी सामान बना रही है, उसकी पैकिंग होती है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो पैकिंग की कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जाहिर सी बात है ना, बढ़ेगी। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो पैकिंग की कॉस्ट कैसे बढ़ेगी? तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी पैकिंग। या लेबर आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी को एक वहाँ पर कंपनी में मान लीजिए गिलास बन रहा है, तो एक गिलास बनाने का आप मान लीजिए 5 रुपये दे रहे हैं, तो 100 गिलास बनाने में लेबर को कितना देंगे? 500। अगर वो क्या कहते हैं 50 गिलास ही बनाएगा तो कितना दोगे? 250। तो ये क्या है? वेरिएबल। तो इस प्रकार जो चेंज हो उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जो चेंज ना हो फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। तो इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट हो। तो कमीशन वेरिएबल होती है, आप समझ रहे हैं ना, कमीशन वेरी करती है, लेबर भी वेरी करती है। वेल्थ टैक्स ये फिक्स कॉस्ट है। पैकिंग भी वेरिएबल कॉस्ट है। संपत्ति कर जो होता है, वेल्थ टैक्स होता है, ये फिक्स कॉस्ट होती है। तो संपत्ति कर को इनकम टैक्स से मत वो करिए, क्योंकि इनकम टैक्स अलग होता है। संपत्ति टैक्स मतलब कि जो फर्म ने, जो भी बिजनेस कंपनी है, उसने जो बिल्डिंग ली है या जो जमीन ली है, उस पर जो उसको टैक्स देना पड़ रहा है, तो जमीन तो फिक्स है ना इस समय, बट अगर वो बढ़ाए ना तो वो वेल्थ टैक्स है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर देखिए, परिवर्तनशील लागतें यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी साथ में कर दिया है। परिवर्तनशील लागतें वह अंश होता है जो उत्पादन के बढ़ जाने से बढ़ता है, यानी कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट, और उत्पादन के घटने पे ये घट जाती है। यदि उत्पादन किसी समय नहीं हो रहा है तो जो परिवर्तनशील लागतें हैं ये बिल्कुल समाप्त भी हो जाती हैं। यानी जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर कंपनी बंद पड़ी है तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाती है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो जीरो नहीं होती।
जैसे कच्चे माल का मूल्य, जो आप कोई सामान बना रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसका प्राइस, ईंधन जिसमें पेट्रोल डीजल जो भी लग रहा है ईंधन, व्यय और श्रमिक की मजदूरी, कमीशन और पैकेजिंग आदि, ये सब क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो अब आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। देखिए, जो इकोनॉमिक्स होती है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने में थोड़ा लग रहा है समग्र मांग क्या है। तो वैसे आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है, एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, इसी में से रिपीट हो जाएगा, आपको पूरा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को आप देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए ग्रुप डी में भी यूजफुल रहेगी, जो रेलवे का एग्जाम होगा, और एनटीपीसी में भी, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। और जो ये टर्मिनोलॉजी है मैं कोशिश करूंगा आपको साथ में समझा भी दूँ। अब जैसे एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एक तरह से समझ लीजिए, और डिमांड मतलब मांग। तो एग्रीगेट डिमांड में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें से इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड होती है अर्थव्यवस्था की, उसका कौन सा भाग नहीं है। तो एग्रीगेट डिमांड अगर आपने पढ़ी होगी तो इसका फॉर्मूला होता है, एग्रीगेट डिमांड का सूत्र होता है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, तो एग्रीगेट डिमांड होती है कंजम्पशन, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। आप मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, सरकार की जो खर्च करती है, प्लस जो एक्सपोर्ट करती है सरकार, और माइनस इंपोर्ट। एक्स माइनस एक्सपोर्ट को एक्स से दर्शाते हैं, निर्यात को, इंपोर्ट को एम से दर्शाते हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड होती है किसी अर्थव्यवस्था की, जो डिमांड होती है, एक तो कंजप्शन जो उपभोग हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, पूंजी लग रही है, और जो सरकार खर्चा कर रही है, क्योंकि डिमांड तभी डिमांड बढ़ती है, सरकार खर्चा कर रही है। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि जो माल देश से बाहर जा रहा है और देश के अंदर आ रहा है, उसका जो बच रहा है। जैसे आप समझ लीजिए कि देश से 100 क्विंटल चावल बाहर गया, और बाद में जब डिमांड बढ़ी तो 50 क्विंटल मंगाया गया, तो बचा 50 क्विंटल ना, तो 50 क्विंटल ही माना जाएगा कि हमारे देश में यूज़ हुआ। मान लीजिए 100 क्विंटल चावल लगा, हमने क्या किया कि 100 क्विंटल बाहर भेज दिया, ऐसे समझ लीजिए बाहर भेज दिया, 50 क्विंटल मंगा लिया बाद में, तो 50 क्विंटल बचा ना, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी इसमें शामिल हो जाता है। तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो इसमें से आप देखिए एक्सपोर्ट भी शामिल होता है, जो माल लग रहा है पूंजीगत माल, ये भी शामिल होता है। जनसंख्या वृद्धि इसमें शामिल नहीं होती, इंपोर्ट शामिल होता है। जनसंख्या वृद्धि का जो असर होता है ना एग्रीगेट डिमांड पर, तुरंत तत्काल रूप से नहीं पड़ता, ये धीरे धीरे बाद में पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि तो तत्काल रूप से, त्वरित रूप से एग्रीगेट डिमांड में भाग नहीं लेती, बाद में इसका फर्क पड़ता है। तो इसका सही जवाब होगा जनसंख्या वृद्धि। ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आप देखते हो कि छोड़ देते हैं ना, तभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप छोड़े ना। किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि समग्र मांग का भाग नहीं होती है। कुल मांग एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुएं और सेवाओं की कुल मात्रा का माप है। कुल मांग में सभी उपभोक्ता सामान, पूंजीगत सामान, निर्यात, आयात और सरकारी खर्च शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि एमपीसी, जिसे कहते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू ना हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में, यानी कि 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होती। तो 0 से कम नहीं होगी और 1 से अधिक नहीं होगी, तो मतलब क्या है कि 0 से 1 के बीच में होगी। जैसे आप समझ गए ना, 0.45, ये बताइए एमपीसी है की वैल्यू हो सकती है? हाँ, हो सकती है, 0 से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए। तो 1 से अधिक और 0 से कम नहीं हो सकती, 0 से अधिक और 1 के बीच में होगी। तो अब ये एमपीसी होती क्या है, आपने पढ़ तो लिया, मैंने आपको बता दिया भाई कि ये, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सिंपल साधारण भाषा में बताऊं, कि आय बढ़ने पर जो अधिक खर्च बढ़ता है ना, उसकी जो रेशो होती है। क्या मतलब, जैसे मान लीजिए कि जनवरी के महीने में आपकी आय हुई 10,000 रुपये, और फरवरी के महीने में आपकी आय हो गई 11,000 रुपये। तो आपकी आय में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे कि 1,000 रुपये की वृद्धि हुई। अब 1,000 रुपये आपकी पॉकेट में आया है, तो आपका खर्चा भी कुछ बढ़ेगा ना। तो मान लीजिए आपने जो 1,000 रुपये बढ़ा है ना, इसमें से 800 रुपये खर्च कर लिए और 200 रुपये बचा लिए। समझ गए आप कि 10,000 रुपये जनवरी के महीने में आपको मिले थे, अगले फरवरी के महीने में आपको 11,000 रुपये मिल गए, 11,000 की कमाई हो गई। अब आपने कहा भैया 1,000 रुपया मुझे ज़्यादा मिला है, तो इसमें कुछ खर्चा करते हैं। तो आपने 800 रुपया इसमें से खर्चा कर दिया, और बचाया कितना, 200 रुपया। तो एमपीसी क्या होता है कि आपने खर्चा कितना कर दिया, तो 800 रुपये आपने खर्चा कर दिया, और कितना जो इनकम बढ़ी थी उस पर खर्चा किया है,
तो 1000 जो इनकम बढ़ी थी उस पर खर्चा किया है। इसके अगर आप काट देंगे, काटा पीटी कर देंगे तो आएगा 0.8। ये आपको मैंने बताया था ना कि 0 से 1 के बीच में एमपीसी रेशियो होती है। तो ये मैंने आपको समझा भी दिया इतना डिटेल में कि उदाहरण होता क्या है, उदाहरण से समझा दिया। वैसे जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो जो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी अलग होती है। ये मैंने आपको साधारण भाषा में समझा दिया और निकाल कर भी बता दिया। तो एमपीसी का मान क्या होता है? सामान्यतः 0 से 1 के मध्य में होता है। और सीमांत उपभोग, सीमांत मतलब एडिशनल, उपभोग मतलब जो आपने उसका उपभोग किया है, खर्चा किया है, प्रवृत्ति, कुल आय में वृद्धि तथा कुल उपभोग में वृद्धि। एक तो कुल आय में वृद्धि कितनी हुई है? 1000 रुपये। और कुल उपभोग में वृद्धि कितनी है? आपने 800 रुपया ज्यादा अपना खर्चा किया तो उपभोग में वृद्धि के मध्य संबंध बताता है। कुल आय में वृद्धि और कुल उपभोग में वृद्धि के मध्य संबंध बताता है। जैसे चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम। इनकम में 1000 का चेंज हुआ और आपके कंजम्पशन में 800 का चेंज हुआ, तो जो रेशियो निकल के आई वो 0.8 आई। ये इसका सही जवाब होगा। समझ गए आप? अगर फॉर्मूला भी पूछ ले जाए, ये जो पिरामिड जैसे शेप होती है इसका मतलब होता है चेंज, किसी चीज में चेंज को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। सी मतलब होता है कंजम्पशन, जो आपने उपभोग किया। और वाई मतलब होता है अपना इनकम। ये सब आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी ना तो वहां पर आपको बताया गया होगा, लेकिन अब भूल गई होगी आपको। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को क्या कहा जाता है? तो द एडिशनल सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट दैट ए कंज्यूमर रिसीव्स बाय परचेजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? तो आप बताइए इसको कहा क्या जाता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन को आप तोड़कर पढ़िए कि किसी वस्तु या सेवा, वस्तु आप समझिए कोई वस्तु या सेवा की अतिरिक्त इकाई खरीदने से, आपने किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदी है, इससे उपभोक्ता को यानी कि आप कंज्यूमर को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि, आपको अतिरिक्त संतुष्टि मिलेगी ना अगर आपने कोई अतिरिक्त इकाई खरीदी है, या लाभ को क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा सीमांत। जब भी कोई अतिरिक्त वाली चीज आ जाती है ना, एक आपको बस ट्रिक से बता रहा हूं, तो सीमांत होती है वो मार्जिनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी अगर आपको समझाऊं तो पहले आप देख लीजिए आगे यहाँ पर कि किसी वस्तु या सेवा के उपयोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अगर उदाहरण से आपको समझाऊं कि आपने 4 केले लिए और इससे आपको समझ लीजिए एक वैल्यू है कि आपने 4 केले खाए ना, तो 28 इकाई उपयोगिता प्राप्त की। आप ऐसा समझिए कि आपने 4 केले खाए तो उससे आपको कुछ न्यूट्रिशन मिला ना, तो उसमें उस न्यूट्रिशन को आप 28 से एक नंबर में आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाएं, क्योंकि विदाउट नंबर आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना। 4 केले खाने पर आपको 28 इकाई की उपयोगिता प्राप्त हुई, इतनी यूटिलिटी आपको मिली। और 5 केलों से आपको जो उपयोगिता है 30 इकाई मिली। अब आपने 5 केले खाए मतलब कि एक और केला खाया तो आपको 30 इकाई टोटल मिल गई। तो आपको 4 से 5वां केला खाने पर 2 इकाई जो यूटिलिटी है ज़्यादा मिली है ना, इसी को कहा जाएगा सीमांत उपयोगिता। आप समझे कि आपके सामने 5 केले पड़े हैं, आपने पहले 4 केले खाए तो आपको 28 जो है इसकी 28 यूनिट उपयोगिता मिली। जैसे ही आपने एक और केला खाया मतलब कि टोटल 5 केले खाए, तो अब जो आपकी उपयोगिता है वो बढ़कर 30 हो गई। तो आपकी जो उपयोगिता बढ़ी कितनी? 2। इसी को कहा जाएगा सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। आपको समझ आ रहा है? मैं बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ आपको, बहुत ही मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में। आप जब बुक पढ़ेंगे ना तो बहुत ही डिफिकल्ट और ऐसी लैंग्वेज में लिखा होता है कि समझ ही नहीं आता, तो इसीलिए स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ आ जाए, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आए तो आप इसको क्वेश्चन अगर बदल कर भी आ जाए तब भी आप इसको टिक कर पाएं। आपको इसीलिए मैं पूरा थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल लगा हुआ है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और उत्पादित उत्पादन की इकाइयां क्या कहलाती हैं? डिवाइड का साइन है ये, डिवाइड बाय। कुल परिवर्तनीय लागत को आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय उत्पादित उत्पादन की इकाइयां। तो जो टोटल आउटपुट है, जो भी आउटपुट है, टोटल आउटपुट समझ लीजिए, इसे क्या कहा जाएगा? तो जब भी टोटल टोटल दो चीजें होती है ना, तो यहाँ पर एवरेज ही निकल कर आता है हरदम। एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ भी एवरेज है, यहाँ भी एवरेज है, यहाँ भी एवरेज है। अब बात हो रही है किसकी? वेरिएबल की, है ना? वेरिएबल की बात हो रही है, तो फिक्स आएगी इसमें? नहीं आएगी। फिक्स कैसे आ जाएगा जब वेरिएबल की बात हो रही है? यहाँ है वेरिएबल, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगर आप देखें आगे, देखिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब है ना।
तो ऑप्शन डी, औसत परिवर्तनीय लागत इसे कहा जाएगा। आपको एक सूत्र दिया गया था और इससे पूछा गया था इसको क्या कहते हैं। तो इस तरह से एक ट्रिक भी आपको मैंने बता दिया। अगर यहाँ फिक्स होता तो आप इसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कह देते हैं। जब भी टोटल कोई चीज़ होती है तो एवरेज ही निकल के आती है लगभग। तो अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो आगे चलते हैं कि बढ़ी हुई सरकारी निर्बचत को प्रति संतुलित, आप देख रहे हैं ये अर्थशास्त्र की भाषा होती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, अर्थशास्त्र में जो भाषा होगी थोड़ी कठिन होगी। तो बढ़ी हुई सरकारी निर्बचत को प्रति संतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो उपयुक्त सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है कि हाउस होल्ड हैव टू इंक्रीज सेविंग टू ऑफसेट इंक्रीज गवर्नमेंट द सेविंग। द अबव थ्योरी वाज गिवन हु अमंग द फॉलोइंग? डेविड रिकार्डो, वाल्टर एडम्स, बी आर अम्बेडकर या ताकेशी अमेमिया? किसने ये थ्योरी दी है? और बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है ये दी गई है डेविड रिकार्डो के द्वारा। डेविड रिकार्डो, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो डेविड रिकार्डो ने क्या कहा है? ये एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में कई महत्वपूर्ण इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। उसमें से एक ये सिद्धांत है कि बढ़ी हुई सरकारी निर्बचत को संतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। तो इसको मैं अगर आपको साधारण आम भाषा में बताऊं तो क्या इनका क्या कहना है कि सरकार जब बहुत ज़्यादा खर्च करती है ना कई बार, तो सरकार के पास इतने पैसा तो है नहीं। मतलब कि समझ लीजिए लिमिट से ज़्यादा खर्च कर रही है, तो सरकार अगर लिमिट से ज़्यादा खर्च रही है तो बाहर से कहीं से लोन लेगी। लोन लेती है ना सरकार, आपको पता है। तो अगर लोन लेगी तो कोई सरकार को जो लोन है, ऋण है, वो मुफ्त में तो देगा नहीं, उसका ब्याज लगेगा ना। तो वो ब्याज कौन पे करेगा? सरकार पे करेगी। बहुत भोले हैं आप, सरकार तो पे करेगी, लेकिन सरकार वो ब्याज लेगी किससे? अल्टीमेटली तो जनता से ही लेगी ना, जनता से ही कमाई करेगी। तो इसमें कहा गया कि बढ़ी हुई सरकारी निर्बचत, डिस सेविंग, जो सरकार डिस सेविंग कर रही है, यानी कि सरकार के पास जो सेविंग है उसको खत्म कर रही है, डिस सेविंग कर रही है, को प्रति संतुलित करने के लिए, बाद में संतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। हमें आज से ही परिवार, यानी कि जो हाउस होल्ड है, जो आम आदमी है, उसे बचत में, अपनी सेविंग में वृद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि बाद में जब टैक्स बढ़ेगा तो उसकी वही सेविंग काम आएगी। आप समझ गए इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कि सरकार जब अपनी डिसेविंग करती है तो उसके लिए उसे ऋण चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। लोन के बाद में उसको ब्याज पे करना होता है। जो ब्याज होगा वो सरकार तो पे करेगी, लेकिन सरकार कमाई किससे करेगी? सरकार हम ही से कमाएगी। कैसे कमाएगी? पेट्रोल के दाम बढ़ा देगी, जीएसटी बढ़ा देगी। तो उससे क्या होगा? हमारी जो जेब है, जेब का खर्च बढ़ जाएगा। तो उस जेब खर्च को बढ़ाने के लिए हमें, मतलब उस जेब खर्च को पूरा करने के लिए हमें क्या करनी होगी? पहले से ही सेविंग करनी पड़ेगी, अपनी बचत में वृद्धि करनी पड़ेगी। ये डेविड रिकार्डो ने कहा था। अब आगे चलते हैं कि अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? मतलब कि फॉर्मूला पूछा है सीधा सीधा कि एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू, यहाँ डिवाइड में दिया हुआ है लेबर, ऊपर क्या आएगा ये पूछा है ना। एवरेज प्रोडक्ट है, डिवाइड में दिया हुआ लेबर, ऊपर क्या आएगा? तो यहाँ पर एवरेज है तो मैंने आपको बताया ना, टोटल वाली चीज़ होती है हमेशा। यहाँ पर अगर एवरेज आ गया तो टोटल आपको एक में ही दिख रहा है यहाँ पर, तो टोटल प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर क्या कहलाती है? एवरेज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए, हाँ, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है ना, कि कुल उत्पाद को अगर हम श्रम से डिवाइड कर देते हैं तो वो औसत उत्पाद निकल कर आ जाता है। तो अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उतना ही अधिक असंतुष्ट होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, बताइए क्या? सेटिस्फैक्शन, उत्तृप्ति, अधिकतम उपयोग, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, वर्धमान सीमांत उपयोगिता। तो इसे कहा जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल, अपने क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको होती क्या है? इसको मैं आपको यहाँ पर तो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको साधारण भाषा में ही समझाता हूँ जो आपको समझ में आएगी। तो आप ऐसे समझिए कि आपको भूख लगी है, ठीक है? आपको भूख लगी है और आप खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में गए। तो रेस्टोरेंट में क्या है कि आपको उसने कहा कि भैया हमारे पास, या आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा आसान भाषा में कि आपको भूख लगी है, आप समोसा खाने के लिए गए, क्योंकि समोसे में क्या काउंटिंग ईजी है ना, खाना खाने में मैं आपको कैसे समझाऊंगा। तो आप समझ लीजिए समोसा खाने गए, एक समोसा खाने गए। तो समोसा खाने गए तो पहले उसने आपको 4 समोसे दिए, आपने बहुत आराम से जल्दी जल्दी खाए, 4 समोसे खत्म कर दिए। उसके बाद उसने फिर पांचवा दिया, आप उसने कहा सर और लेके आऊं, उसने फिर एक प्लेट और लेकर आ गया, फिर वो 4 ले आया। एक समय पर क्या आएगा कि आपकी भूख खत्म हो जाएगी। आप अनलिमिटेड समोसे तो नहीं खा पाएंगे ना। मान लीजिए आपने 8 समोसे खा लिए, ठीक है, 8 समोसे खा लिए।
अब जैसे ही 9वां समोसा आएगा ना, अब आप समझ लीजिए 8 समोसा खाने के बाद ऊपर तक गले तक भर चुके हैं। 9वां समोसा जैसे ही आएगा समझ लो आप उल्टी कर देंगे। तो अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये डिमिनिशिंग, ह्रास हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। 8 ही समोसे तक आपकी यूटिलिटी थी। धीरे-धीरे जो हमने पहले सीमांत उपयोगिता पढ़ा था ना, सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है कि पहले 8 समोसों तक तो आपकी सीमांत उपयोगिता हुई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब 8 समोसे तक भैया आप 0 हो गए। अब आपकी उपयोगिता 0 है। अब आप बाहर से मतलब कोई भी चीज़ अंदर नहीं खा सकते। कुछ भी खाएँगे तो इतना है कि उल्टी कर दोगे। तो उसी को कहा जाएगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब 8वें समोसे के बाद जो 9वां समोसा होगा, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उतना ही अधिक असंतुष्ट होते हैं। अब आपको ये समोसा अच्छा नहीं लगेगा। आप जितना अधिक उपभोग करोगे उतना अधिक असंतुष्ट हो जाओगे। इसी को कहा जाएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। समझ गए आप? चलिए यहाँ पर तो देखिए पता नहीं क्या लिखा हुआ था कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियमानुसार जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग करता है वैसे वैसे उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो आपको वैसे समझ आ ही गया होगा, इसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। ये इकोनॉमिक्स में पूरा समझाया गया है। ये आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। तो अगला प्रश्न है कि वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई, उपभोक्ता आप अपने आप को ही समझ के चलिए, कंज्यूमर। वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। भोक्ता आप हैं, उत्पादक मतलब जो सप्लायर है, जो सामान को आपको सप्लाई कर रहा है। तो इनकी आपूर्ति की जाने वाली की जो मात्रा बराबर कब होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन, कोई चीज़ बैलेंस हो। इक्विलिब्रियम प्राइस। तो आप समझ गए हैं इसमें बताया क्या, इसका डायग्राम भी होता है। हाँ, यहाँ पर मैंने दिखाया भी हुआ है। डायग्राम में होता है, आप देखिए कि जो क्वांटिटी सप्लाई की गई है, जो सप्लायर है क्वांटिटी सप्लायर करेगा और उसका जो प्राइस है, एक पॉइंट पर क्या होता है कि जो सप्लाई है, ये सप्लाई की कर्व है और ये डिमांड की कर्व होती है। इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा, एक पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो जाती हैं, टच कर रही है ना। आप देखिए ये अगर ऐसे सप्लाई जा रही है, डिमांड जा रही है, इस पॉइंट पे यहाँ पर इसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ये ऐसा प्राइस है जहाँ पर सप्लायर और जो कंज्यूमर है दोनों मीट कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए इसको, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, पहले यहाँ पर पढ़ लीजिए कि संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। कि इससे ऊपर अगर कोई सप्लाई है, एक शहर है समझ लीजिए, जैसे मैं लुधियाना में अभी रह रहा हूँ, तो लुधियाना में रह रहा हूँ। तो लुधियाना के एक मोहल्ले में समझ लीजिए मैं आज़ाद नगर में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो दूध है, आज़ाद नगर मोहल्ले में समझ लीजिए कि 500 लीटर दूध चाहिए, ठीक है? 500 लीटर दूध की खपत है और जो सप्लायर है यहाँ का, वो 600 लीटर दूध सप्लाई कर रहा है। तो ये क्या है? इसे 100 लीटर जो दूध है उसे सरप्लस कहा जाएगा। इसे इक्विलिब्रियम नहीं कहा जाएगा। जो 500 लीटर दूध है उसी को इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। यहाँ से समझ लिया सप्लाई हो रही है, यहाँ यहाँ तक आके 500 लीटर दूध है। यहाँ फिर 600 लीटर दूध हो जा रहा है, 700 लीटर दूध हो रहा है, 800 लीटर दूध हो जा रहा है। और 500 लीटर दूध की ही जो खपत हो रही है और इतना ही प्राइस पे करना चाहते हैं, क्योंकि जितने खपत होगी उतने तो कंज्यूमर प्राइस पे करेगा ना, उतनी प्राइस लगेगी। तो इसको कहा जाएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम उतना समझिए संतुलन, जहाँ पर संतुलन बैठ जाए, बस। अगला प्रश्न देखिए कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी। यानी जब भारत आज़ाद हुआ उसकी जो पूर्व संध्या थी, एक दिन पहले की शाम थी, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे थी? अल्पविकसित और रुद्ध थी, अविकसित थी, विकसित थी या विकासशील थी? तो उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो रुडिमेंट्री एंड स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब कोई चीज़ जो रुक जाए, जिसका विकास ही ना हो, उसे कहते हैं अल्प रुद्ध और अल्प विकसित। आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो डेवलपिंग है, यानी कि विकासशील है। अभी हम विकसित देश नहीं बने हैं, उसके मार्ग पर हैं। जो विकास के मार्ग पर हो, विकसित देश बनने के मार्ग, उसे कहा जाएगा विकासशील। लेकिन जब आज़ाद हुए थे, अंग्रेज हमें छोड़कर गए थे, उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो स्टैग्नेट थी, यानी कि रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी। डेवलपिंग नहीं थी। कैसी थी? रुकी हुई, अल्प विकसित और रुद्ध। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित एवं रुद्ध थी। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोजगार के तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है? तो 3 सेक्टर होते हैं ना इकोनॉमी के, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिशरी सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट? तो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ, कृषि, वानिकी या शिक्षण।
तो आपको तीनों सेक्टर पढ़े हैं कि नहीं आपने, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी? नहीं पढ़े तो एक बार पहले पढ़ा ही देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, क्योंकि फिर आपको थोड़ा क्वेश्चन करने में आसानी होगी। देखिए, जो इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं ना, 3 होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, उसकी जब जीडीपी निकाली जाती है ना, तो उसे पहले 3 भागों में बाँटा जाता है, 3 सेक्टर में बाँटा जाता है। प्राइमरी सेक्टर में जो कृषि से संबंधित चीज़ें आती हैं ना, उन्हें प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी चीज़ हो, और फॉरेस्ट्री, वन विभाग से संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, मत्स्य पालन, ये सब कृषि में ही आ जाता है ना। मत्स्य, मछली पालन, मुर्गी पालन, आप समझ लीजिए पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, खनन, ये सब किस में आ जा रही है? सब प्राइमरी, यानी कृषि से संबंधित कोई भी चीज़ होगी, वो प्राइमरी सेक्टर होगा। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आप समझ लीजिए कि फैक्ट्री वाली जो चीज़ें है ना, जहाँ पर कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, उसे सेकेंडरी सेक्टर में कहा जाएगा। पहले तो प्राइमरी सेक्टर से ही आएगी चीज़, फिर वो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होगी। और टेरिशरी सेक्टर में क्या होता है, इसे आप सर्विस सेक्टर समझ लीजिए कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है ना, वो टेरिशरी सेक्टर में आती है। व्यापार हो गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंक क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन क्या है, सर्विस है, हेल्थ, स्वास्थ्य एक सर्विस है, और सर्विस, यानी कि टेरिशरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। प्राइमरी को एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है, और टेरिशरी सेक्टर को क्या कहा जाता है? सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है, आप कपड़ा समझिए, जैसे आपने कपड़ा पहना है, कपड़े के लिए क्या चाहिए? धागा चाहिए, धागे के लिए कॉटन चाहिए, कपास। कपास किस में आएगा? कॉटन किस में आएगा? कॉटन आएगा प्राइमरी सेक्टर में। उसके बाद जो कॉटन आके, उसकी कॉटन की क्या होगी? उससे कपास से क्या बनेगा? धागा बनेगा ना, और धागे को मैन्युफैक्चर करके कपड़ा बनाया जाएगा, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाता है। अब इसी कपड़े को बेचने के लिए जो सेल्समैन होगा, वो क्या प्रोवाइड करेगा? आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा ना। सर ये ले लीजिए, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सेल्समैन की सर्विस कह रहा हूँ, बिजनेसमैन की नहीं। जो सेल्समैन आपको बेच रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी प्रकार अगर आपसे जब भी पूछा जाए कोई भी चीज़ आपको समझना है, तो आप समझ लीजिए प्राइमरी सेक्टर में खेती-बाड़ी से संबंधित कुछ भी होगा, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होगा, और टेरिशरी सेक्टर में सर्विस से संबंधित कुछ होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि तीसरा सेक्टर है का उदाहरण। तो खेती वाला तो प्राइमरी सेक्टर है, और कॉटन क्लॉथ की प्रोडक्शन हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग है, सेकेंडरी सेक्टर है। फॉरेस्ट, ये भी प्राइमरी सेक्टर है। टीचिंग, ये कौन सा सेक्टर है? ये टेरिशरी सेक्टर है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो अब हम ये पढ़ ही लिया हमने, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? जो ओपन इकोनॉमी है, जिसकी इकोनॉमी ओपन है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? ये बताया गया, आपको पूछा गया है। तो बड़े पैमाने वाले उद्योग पर प्रतिबंध, पहले ही गलत हो गया। यही पूछा भी गया था कौन सी विशेषता नहीं है, तो यही विशेषता नहीं है। पहले तो आप कह रहे हो कि ओपन इकोनॉमी जो हर तरह से ओपन हो, विदेशियों के लिए, निवेश करने के लिए। और यहाँ पर आपने क्या किया, और आपके अपने घरेलू लोगों के लिए भी और बाहर के लोगों के लिए भी ओपन हो। लेकिन यहाँ पर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि बड़े पैमाने के जो उद्योग है वो नहीं लगा सकते, वो सरकार ही लगाएगी। तो ये कैसी की ओपन इकोनॉमी हुई? यही ये विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नहीं इसका सही जवाब होगा। बाकी भी आप पढ़ लीजिए कि उद्योगों की लाइसेंसिंग आवश्यकता को समाप्त करना। हाँ, आपने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है, तो आप फालतू के लाइसेंस लगाकर उसको एक तरह से क्लोज कर रहे हैं, ये तो सही है। विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, हाँ, ओपन इकोनॉमी है तो विदेशी निवेश की स्वतंत्रता होगी ही। प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, इसे इंपोर्ट करने का फ्रीडम हो, तभी तो ओपन इकोनॉमी है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो अब हम आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर पूछा गया है। तो खनन पहले ही सही हो गया। माइनिंग, माइनिंग क्या आती है? प्राइमरी सेक्टर। शिक्षा, बैंकिंग आता है उसमें अपना सर्विस सेक्टर में, टेरिशरी सेक्टर। और इतना विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी सेक्टर। ये अपना तीसरा सेक्टर, ये दूसरा, और ये पहला। तो अब आगे चलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है? तो प्राइमरी सेक्टर के अधीन क्या आएगा? देखते ही पता चल गया क्या आएगा, कृषि। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? तो सर्विस सेक्टर कौन सा है? टैरिशरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है कि जो हमारी इकोनॉमी है, इसे हम किस रूप में डिस्क्राइब करेंगे? परंपरागत, मिश्रित, समाजवादी या पूंजीवादी? तो जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो पूंजीवादी है।
लेकिन जो भारत की इकोनॉमी है ये मिक्स है, मिश्रित है। मिश्रित का मतलब क्या हुआ? तो इस डायग्राम से आप समझिए कि एक होती है मार्केट इकोनॉमी जो ओन की जाती है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। आप यहाँ पर यूएसए का उदाहरण ले लीजिए, ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, फ्रीडम टू स्टार्ट बिजनेस। आप कोई भी आदमी वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, मतलब वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है ना, वहाँ उनका बोलबाला है, सप्लाई और डिमांड का खेल चलता है। और एक होती है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में आप नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी ले लीजिए। नॉर्थ कोरिया पता ना, वही किम जोंग उन वाला तानाशाह जो है, नॉर्थ कोरिया, उसकी क्लोज इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मतलब उसके कहने पर ही चलेगा काम, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रेगुलेशन रहेंगे, प्राइस पर कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। उसके चाहे बिना, मतलब नॉर्थ कोरिया का जो राष्ट्रपति है किम जोंग उन है, उसके चाहे बिना कुछ नहीं होगा। तो सारा कुछ कमांड पे चल रहा है और यहाँ पर सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर के बल पे चल रहा है। और हम आते हैं बीच में, मतलब बीच में मतलब क्या है कि कुछ सरकारी कंपनियां भी होंगी, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी होंगी और कुछ गवर्नमेंट कंपनियां होंगी। गवर्नमेंट कंपनियों के रेगुलेशन कुछ कंपनियों में चलेंगे, कुछ में प्राइवेट के चलेंगे, मतलब दोनों मिलजुल कर चलाएंगे। उस सिस्टम को कहते हैं मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि प्राइवेट का भी रहेगा उसमें भाग और सरकार का भी। जैसे सरकारी अस्पताल भी हैं, प्राइवेट अस्पताल भी हैं, सरकारी कंपनियां भी हैं ना, जैसे अभी तक तो हैं सरकारी कंपनियां, तो सरकारी कंपनियां भी हैं और प्राइवेट कंपनियां भी हैं, तो दोनों मिलकर चलते हैं। उस इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स इकोनॉमी सिस्टम। तो अब आगे चलते हैं कि भारतीय समाजवाद का मिश्रण है, इंडियन सोशलिज्म, जो भारत का समाजवाद है ये किसका मिश्रण है? पूंजीवाद और गांधीवाद का? ये दोनों तो उलट ही है, नहीं। साम्यवाद और समाजवाद का? नहीं। मार्क्सवाद और गांधीवाद? ये सही है। ये जो भारत का समाजवाद है ना, ये मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। तो भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में जो धन और संपत्ति होती है, इसका स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। तो अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? तो जो इकोनॉमिक साइज होता है, अर्थव्यवस्था का आकार होता है, इसके लिए सबसे प्रयुक्त माप कौन सा है? एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी या जीडीपी? तो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त या लोकप्रिय माप सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं, इससे मापा जाता है। जीडीपी देशों द्वारा एक विशिष्ट समय और अवधि, यानी कि एक वर्ष में उत्पादित और बेची गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का एक मौद्रिक उपाय होता है। जीडीपी क्या होता है? ये मॉनेटरी मेजर होता है, यानी कि मुद्रा के रूप में, रुपए के, अगर हमारे भारत में रुपए चलता है तो रुपए के रूप में मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय कंट्री इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक साल के भीतर जो किसी भी राष्ट्र के द्वारा फाइनल गुड, यानी कि जो फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड आप समझ रहे हैं, जो अंतिम उत्पाद होता है, अंतिम उत्पाद और जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है किसी भी देश के द्वारा, उसे जीडीपी, उसी का जो माप होता है वो जीडीपी कहलाती है, उसी की मॉनेटरी वैल्यू। तो अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? जब हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारा जीडीपी कितनी थी? जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए थे, एक तरह से हमारे देश से जब वो गए थे, तब हमारी जीडीपी कितनी थी? तो हमारी जीडीपी थी 2.7 लाख करोड़। इतनी बड़ी आबादी, और मतलब उस समय भी आबादी हमारी बहुत ज़्यादा थी। आज के मुकाबले तो कम ही थी, लेकिन तब भी ज़्यादा थी, क्योंकि पूरे पूरे वर्ल्ड की आबादी ही कम थी, उस रेशियो से हमारी भी कम थी। तो 2.7 लाख करोड़, एक समय जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब अंग्रेज छोड़कर गए तो उसकी, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, आज हमारी जो जीडीपी है कितनी है? 330.68 लाख करोड़। समझ रहे हैं आप? 330.68 लाख करोड़। और उस समय कितनी थी? 2.7। और आज है 330.68 लाख करोड़। तो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में देश का सकल घरेलू उत्पाद महज 2.7 लाख करोड़ रुपए था, और यह आंकड़ा दुनिया की कुल जीडीपी का सिर्फ 3% था, बस 3%। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया? तो इसे किसे माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया? प्रशांत चंद्र पीसी महालनोबिस को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जी डी एफ सी एफ
एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया है। GDFCF इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। कहाँ पर है? ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है? तो जीडीपी की गणना कौन करता है? वित्त मंत्रालय नहीं, जीडीपी की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। याद रखिएगा, जीडीपी वित्त मंत्रालय का काम नहीं है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का काम है। तो अगला प्रश्न है कि हमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तो जब भी जीडीपी किसी भी देश की मतलब मापी जाती है ना, तो जो फाइनल गुड है, जो केवल तैयार माल है, उसी की जो वैल्यू है, उसी से जीडीपी मानी जाती है। आप ऐसा समझिए, आपको कैसे समझाऊं, आप ऐसे समझिए जैसे आटा है, आटे से क्या बन गया, मान लो बिस्कुट बन गया, और बिस्कुट की कीमत होगी कुछ, समझ लीजिए एक बिस्कुट के पैकेट की कीमत 10 रुपये है। अब उस बिस्कुट से जो आटा था उसकी भी तो कुछ कीमत होगी। मान लीजिए 100 ग्राम आटा लगा है या 200 ग्राम आटा लगा है, तो 200 ग्राम आटे की कीमत भी तो मान लीजिए 2 या 3 रुपये, मान लीजिए इसकी भी कीमत है। तो जब जीडीपी मापी जाएगी ना, तो 3 जमा 10 13 नहीं माना जाएगा, केवल 10, क्योंकि उसी आटे से बिस्कुट बना है ना। फाइनल गुड क्या है उस आटे का? बिस्कुट। तो 10 रुपये ही मानी जाएगी, आप उसको 13 नहीं मानोगे, क्योंकि जो फाइनल गुड का प्राइस है, जो तैयार माल है, वो उस आटे से बिस्कुट बन चुका है जिसकी कीमत 10 रुपये है, और इस 10 रुपये की कीमत में ये जो आटे की 3 रुपये कीमत है, वो जाहिर सी बात है वो शामिल होगी ही होगी। तो 10 रुपये ही माना जाएगी। आप समझ गए, केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए। और तैयार माल होता है फाइनल गुड, और इसके बीच में जो मध्यवर्ती माल होता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट गुड। तो ऑप्शन क्या है कि मध्यवर्ती माल के मूल्य में तैयार माल का मूल्य शामिल होता है। ये तो गलत उल्टा बता दिया कि जो मध्यवर्ती माल होता है उसमें कहाँ तैयार माल का शामिल होगा, तैयार माल में मध्यवर्ती का शामिल होता है। तो तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। हाँ, ये सही है कि जो फाइनल गुड्स है ना, जो फिनिश गुड है, उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है जो इंटरमीडिएट गुड का प्राइस होता है। यानी कि अगर बिस्कुट बना है तो जो आटे का प्राइस है वो उसमें पहले ही इंक्लूड होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कुछ छूट गया क्या पीछे? नहीं, तो इसका ही बताया गया है कि जो अभी अगला प्रश्न देखते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? तो एनएनपी कैसे निकाली जाती है? तो एनएनपी हमेशा जब भी निकाली जाएगी उसमें जीडीपी से डेप्रिसिएशन कम कर दी जाती है। तो यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा जीडीपी ने जीएनपी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि एनएनपी है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। तो एनएनपी निकालने के लिए हमेशा जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन किया जाता है, तब निकल के आती है एनएनपी। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो भारत की नेशनल इनकम निकालने का पहला प्रयास किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एन से नेट, डी से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमसे गलती क्या होती है, हम नेशनल समझ लेते हैं, पर नेशनल नहीं, वो नेट होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इनमें से कौन सा भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है? तो कौन सा फॉरेन बैंक है जो भारत में है? यस बैंक, ये इंडियन ही है। डीसीबी, ये भी इंडियन है। इंडस इंड, ये भी इंडियन है। सोनाली बैंक, अब नाम सुनकर आपको लग रहा होगा, यही अकेला लग रहा होगा कि भारतीय है, बाकी तो नाम सुनकर आपको कोई लग नहीं रहा भारतीय। निखिल, लेकिन मजे की बात यही है कि सोनाली बैंक जो है यही भारतीय बैंक नहीं है, ये बांग्लादेश का बैंक है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इनमें से कौन सा बैंक भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है? तो सोनाली बैंक लिमिटेड ये बांग्लादेशी बैंक है। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है इसके संस्थापक थे महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को बड़ौदा के महाराजा महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा बड़ौदा गुजरात में की गई थी, और भारत सरकार के द्वारा भारत के अन्य 13 प्रमुख कमर्शियल बैंकों के साथ इसका भी 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। तो अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी? तो एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो कहाँ पर है, ये रहा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फिर इसकी फुल फॉर्म किसके पूछिए, मुद्रा की, MUDRA है ना।
तो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बतानी है। तो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? एम से होता है माइक्रो यूजर यूनिट्स, डी से डेवलपमेंट होता है, एंड री फाइनेंस एजेंसी। तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड री फाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री फाइनेंस एजेंसी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में निजी क्षेत्र का एक बैंक है? प्राइवेट सेक्टर का बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो जो फेडरल बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? देख रहे हैं आप, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, अप्रैल में, ये रहा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और 1949 में इसका नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था, और जो आरबीआई है इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो अगला प्रश्न है कि नाबार्ड, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल, एन ए से नेशनल, बी से बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर पूछा है, तो ये थे देशमुख, सीडी देशमुख, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का क्या नाम था? तो 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत में बैंकिंग का इतिहास सदियों पुराना है, और देश का सबसे पहला बैंक वर्ष 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन वर्ष 1832 में यह बंद हो गया था और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थापित था। अगला प्रश्न है कि 8 नवंबर 2016 को जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उसकी घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो डीमोनेटाइजेशन के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित पटेल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार जो 200 रुपए का नोट है इसके ऊपर छपा डैश भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो 200 रुपए के ऊपर जो आप इमेज देखते हैं, उसके पीछे देखते हैं ना, 200 रुपए का नोट है, पीछे साइड आप देखेंगे एक इमेज बनी होती है, तो कौन सी है, किस सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है? तो वह सांची का स्तूप, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप बना है, 500 पर दिल्ली का लाल किला, 2000 का नोट जो बंद हो गया मंगलयान, 100 का रानी की वाव, 50 पे हम्पी का रथ, 20 रुपए पर एलोरा की गुफा, और 10 रुपए पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति मतलब आप समझ लीजिए महंगाई, जब महंगाई और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती हैं, तो यह किस रूप में जानी जाती है? कि जब महंगाई भी चरम सीमा पर है और बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है, तो उस अर्थव्यवस्था की स्थिति को क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा स्टैगफ्लेशन, यानी कि निस्पंदन स्फीति। एक होता है स्पंदन, स्पंदन जैसे हार्ट बीट हो रहा है, स्पंदन, निस्पंदन, निस्पंदन मतलब हो ही नहीं रहा, स्टैगफ्लेशन। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर हो तो उसे निस्पंदन स्फीति, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई? तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के संबंध में सीपीआई को क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आगे चलते हैं, तो वह कौन सी प्राप्ति है जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता? यानी कि जो आम नागरिक है या कोई भी व्यक्ति है, आम नागरिक की नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन भी है, कोई भी है, सरकार से इस प्राप्ति, इस रिसिप्ट का दावा नहीं कर सकती, इस पैसे का दावा नहीं कर सकती अपने लिए। तो प्रतिदेय प्राप्ति या जिसे कहते हैं रीपेबल रिसिप्ट, कैपिटल गेन क्लेम्ड रिसिप्ट, या रेवेन्यू रिसिप्ट, कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू जो रिसिप्ट होती है, यानी सरकार जो हमसे टैक्स लेती है, जो हमसे फीस लेती है, तो उसका दावा हम सरकार से नहीं कर सकते। सरकार उसका खर्च आम पब्लिक पर ही करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही करेगी, लेकिन हम सरकार से वो पैसा ये नहीं कि हाँ क्लेम कर लेंगे कि भैया कभी कोई व्यक्ति उठा और कहा कि मैंने आपको इतना टैक्स दिया है, आप मुझे मेरा टैक्स लौटाइए। क्लेम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना।
तो राजस्व प्राप्ति की क्लेम नहीं कर सकते। जो प्रतिदेय प्राप्ति है जिस पे लगा हुआ कि रीपेबल, सरकार को रीपे करना ही है, तो उसके तो क्लेम करोगे ना कोई क्लेम करेगा, तभी सरकार रीपे कर ही रही है। कैपिटल गेन भी हो जाता है, क्लेम के अंदर लगा हुआ क्लेम रिसिप्ट भी हो जाता है। रिपेबल रिसिप्ट मतलब जो लोन वगैरह सरकार ने किसी से लिया है तो उसकी रिसिप्ट होती है। तो इस प्रकार केवल राजस्व प्राप्ति है, ये आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो राजस्व प्राप्ति का दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और शुल्क, निवेशों पर प्राप्त ब्याज और लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति या राजस्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा शून्य कब होता है? यानी कि प्राथमिक घाटा को इंग्लिश में कहते हैं, घाटे को जब समझ लीजिए कि जब भी इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमी होगी, तो डेफिसिट कहा जाएगा, घाटा जहां भी हो। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी डेफिसिट कब शून्य होगा, कब बजट में जो प्राइमरी डेफिसिट है ये जीरो होगा, ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको प्राइमरी डेफिसिट पता होना चाहिए, प्राथमिक घाटा ही पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, देखिए अभी आप समझ पाएंगे ना कि बाकी कथन कह रहे हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पर लिख देता हूँ, पीडी लिख देता हूँ, आप समझ जाएगी। इसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा होता क्या है? तो प्राइमरी डेफिसिट होता है, इसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट, DEF, स्पेलिंग क्या है ICIT ना, डेफिसिट, प्राथमिक घाटा माइनस जो सरकार ब्याज पे करती है, इसको मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट, INT पे, INT मतलब इंटरेस्ट पे। यानी कि प्राथमिक घाटा क्या होता है? जो सरकार की कुल उधारी है। फिजिकल डेफिसिट मतलब होता है, बिल्कुल आम भाषा साधारण भाषा में बता रहा हूँ, फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार की कुल उधारी, जो सरकार की उधारी होती है, सरकार ने उधार लिया होता है। और इंटरेस्ट पे क्या होता है? जो सरकार को ब्याज चुकाया होता है सरकार ने। तो ये फिजिकल अपना क्या कहते हैं, प्राथमिक घाटा शून्य कब होगा? तो सरकार ने मान लीजिए 100 रुपये उधार लिए हैं और सरकार ने क्या कहते हैं कि 100 रुपये ही ब्याज सरकार को पे करना है, क्योंकि सरकार ने 100 रुपये उधार लिए तो हर हर साल या हर महीने जो भी होता है हिसाब, सरकार को उसका ब्याज देना है ना। हर साल मान लो ब्याज देना है 10 रुपये, ब्याज तो देना ही है ना सरकार को। तो सरकार ने उधारी ली है और सरकार को ब्याज भी देना है, इंटरेस्ट भी पे करना है। तो सरकार के द्वारा जब कुल उधारी ली गई है और जो कुल ब्याज है, जब दोनों बराबर हो जाते हैं, तभी तो ये जो डेफिसिट है जीरो होगा ना। सरकार ने मान लीजिए 100 रुपये का ब्याज चुका दिया और 100 रुपये सरकार की कुल उधारी है इस साल, तो टोटल अब प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाएगा। अब ऑप्शन देखिए कि जब राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे के बराबर होता है ना, कि फिजिकल डेफिसिट रेवेन्यू, यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट कहाँ पर आ गया, तो गलत ही है। जब नेट इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट, जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट है इक्वल है रेवेन्यू डेफिसिट के, रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है, रेवेन्यू डेफिसिट की नहीं, ये भी गलत है। जब राजस्व घाटा शून्य होता है यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिर से रेवेन्यू डेफिसिट, ये भी गलत है। व्हेन फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है, जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है, तब प्राथमिक घाटा शून्य होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब आगे देखते हैं कि सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं, यानी कि राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च, जो खर्चा है आय स्रोत से अधिक होता है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो आय और व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाएगा? कि जो गवर्नमेंट जो बजट होता है उनमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो सरकार खर्चा करेगी, वो सरकार खर्चा नहीं, राष्ट्र का खर्चा, वो इनकम सोर्स से जो होने वाली इनकम है उससे ज़्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो घाटा ही है, फायदा तो नहीं है अगर इनकम से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो डेफिसिट ही है, घाटे को डेफिसिट कहते हैं। और हो किस में रहा है? बजट में, तो बजट डेफिसिट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किया गया खर्च आय स्रोत से अधिक होता है, तब आय और व्यय के बीच के अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। और जो कि राजकोषीय घाटा होता है, जो राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट होता है, ये होता है राजस्व प्राप्तियां और गैर ऋण प्राप्तियों के योग के बीच के अंतर को। अभी हमसे पूछा क्या गया था? तो बजट घाटा। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं होता? भारत के फाइनेंशियल बजट में किसे शामिल नहीं किया जाता? क्रेडिट कंट्रोल को, प्राइमरी डेफिसिट को, फिजिकल डेफिसिट को, या रेवेन्यू डेफिसिट को? ये इन तीनों को तो शामिल किया जाता है, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा शामिल किया जाता है। लेकिन जो साख नियंत्रण है, क्रेडिट कंट्रोल है, इसका जो नियंत्रण होता है ये आरबीआई के पास होता है। ये बजट का पार्ट नहीं है, आरबीआई का गवर्निंग का पार्ट है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।
भारत के वित्तीय बजट में प्राथमिक राजकोषीय तथा राजस्व घाटे का जिक्र होता है, जबकि साख नियंत्रण इसमें शामिल नहीं रहता। साख नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। जब महंगाई बढ़ती है घटती है तो आप देखते हैं ना, रेपो रेट, आप देखते हैं रेपो रेट घटा दिया गया, रेपो रेट बढ़ा दिया गया, यही है क्रेडिट कंट्रोल। तो आगे चलते हैं कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है। कि सरकार को जो प्राप्ति हो रही है उसकी तुलना में जो सरकार का राजस्व व्यय है, अब बजट की बात नहीं हो रही है, सरकार की रिसिप्ट और पेमेंट की बात हो रही है। तो बजट की बात थी कि सरकार का बजट खर्चा था, यहाँ पर जो प्राप्ति की बात हो रही है कि सरकार की राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि प्राप्ति की तुलना में अगर कोई चीज अधिक हो रही है, खर्चा अधिक हो रहा है, तो होगा तो वो घाटा ही है ना। तो ये रहा घाटा। और किस चीज में हो रहा है, तो राजस्व में, तो ये राजस्व आएगा। बजट था तो बजट आ जाता, तो इसको रेवेन्यू कहेंगे। राजस्व को, वो घाटे को लॉस नहीं होता, यहाँ डेफिसिट आएगा। आप समझ गए, लॉस नहीं होता, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। यहाँ देखिए, अब राजस्व घाटा क्या होता है, जब राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय, यानी हमारा अगर व्यय व्यय मतलब खर्चा ज़्यादा है हमारी इनकम से, हमारे तो उससे हम घाटा कहेंगे। वही जब राजस्व, सरकार का इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो सरकारी घाटा, राजस्व घाटा हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम। अगला प्रश्न है कि सरकारी घाटे को, करों को डैश या व्यय को डैश कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सरकारी घाटे को आपको कम करना है। तो सरकारी घाटा कैसे कम होगा, जब टैक्स को क्या किया जाए और खर्चे को, सरकारी खर्चों को क्या किया जाए। अब आपको सरकार की नज़र से सोचना है कि सरकार को घाटा हो रहा है, अब सरकार को घाटे को फायदे में बदलना है, तो टैक्स को कम करे कि बढ़ाए। सरकारी नज़र से देखिए, अपनी नज़र से नहीं। सरकार को अगर अपने घाटे को कम करना है तो दो तरीके हैं कि वो टैक्स को क्या करे, बढ़ा दे। तो टैक्स को बढ़ा दे, यहाँ पर आएगा बढ़ाकर, बढ़ाना। और व्यय, व्यय यानी खर्चा, और खर्चे को सरकार को क्या क्या करे कि उसका घाटा कम हो, कम करेंगे ना। व्यय को क्या करे, कम, घटाकर। तो एक चीज़ को घटाना है, पहले बढ़ाना, बढ़ाना कहाँ पर है, ये रहा। और दूसरे नंबर पर आएगा घटाना, घटाकर। तो कर को बढ़ा दे, या तो कर को बढ़ा दे, अपने मतलब खर्चे पर कंट्रोल ना करे लेकिन टैक्स को बढ़ाता रहे सरकार, या तो टैक्स जितना है उतना ही रहने दे, लेकिन अपने जो खर्चे, फालतू के खर्चे हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट पे सरकार बहुत खर्चा करती है, उनको कम कर दे। तो ये है घटाकर, बढ़ाकर और घटाकर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। वेल्थ टैक्स, गुड्स एंड यानी कि जीएसटी, इनकम टैक्स या गिफ्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं, लेकिन जो जीएसटी होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो जीएसटी के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो जीएसटी के पूर्ण रूप क्या फुल फॉर्म है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। और सर्वप्रथम सबसे पहले 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था, जबकि भारत में जो 1 जुलाई 2017 से एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के रूप में लागू हुआ है, वो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। हमने जो जीएसटी लागू किया है ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। और वैसे देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में जीएसटी लागू हुई थी सबसे पहले, मतलब किस देश ने की थी, तो फ्रांस ने की थी। और जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था, और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो जो बिल होता है ना, बिल का नंबर 122वां था, लेकिन जो संशोधन हुआ है, संशोधन कौन सा था, 101वां। और भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो असम है, जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू की थी। और जो आखिरी वाला राज्य या अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है वो जम्मू कश्मीर है। और जीएसटी जो पंजीकरण संख्या होती है, कुल 15 डिजिट होते हैं जीएसटी नंबर में। और जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की हैं, 5, 12, 18, 28। 0% भी है, 0% पर आप समझ लीजिए कि उस पर लग ही नहीं रहा। तो 5, 12, 18 और 28, इससे ऊपर भी जीएसटी लगती है। लगती तो 28% है, पर उसमें सेस जोड़ दिया जाता है, सेस वगैरह लगाकर उसकी जो परसेंटेज है बढ़ा दी जाती है। और संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है। और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी को 4 भागों में बांटा जाता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। तो अगला प्रश्न है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हमने कनाडा के मॉडल को अपनाया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सी एक आर्थिक स्थिति है जिसमें
सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जा रहा होता है। यानी कि जो आपके पास संसाधन है उसका आप एकदम कुशल रूप से उपयोग कर पा रहे हैं, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का संभवतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जाता है। जो आपके पास अवेलेबल लेबर है ना, लेबर रिसोर्स है, उसका आप पूरी एफिशिएंसी से उपयोग कर पा रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा पूर्ण रोजगार। आपके पास जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं, जो जिन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब जो लायक हैं, पूरी लेबर को अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उनकी पूरी एफिशिएंसी, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने पीएचडी की है तो उसको आपने चपरासी बना दिया, तो उसे पूर्ण रोजगार नहीं कहेंगे। उसकी उसकी मतलब कि कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे दिया जाए रोजगार, उसे कहा जाएगा पूर्ण रोजगार। जो कि आपको पता है कि आइडियलिस्टिक चीज बताई गई है कि पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो आपको मैं चारों बता ही देता हूँ। देखिए, अल्प रोजगार क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, काम तो हो पर व्यक्ति की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा हो। कि काम हो रहा है, काम तो है, पर जो व्यक्ति है हमारे पास, मान लीजिए कि प्रोडक्शन के लिए अभी हम प्रोडक्शन करवा सकते हैं, और व्यक्ति भी हैं, लेकिन व्यक्ति की क्षमता का उपयोग ही हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। काम है इकोनॉमी में कि हाँ, इकोनॉमी में समझ लीजिए किसी चीज़ की खपत है कि हाँ इतनी प्रोडक्शन चाहिए, और हमारे पास व्यक्ति भी हैं, लेकिन हम उनका यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं उनकी प्रोडक्शन में, तो क्या है वो अल्प रोजगार है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। कि हमारे पास रोजगार है और व्यक्ति रोजगार के लिए हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। उसके बाद है ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट, परिपूर्ण रोजगार, संभाव से ज़्यादा लोगों का काम देना, जो अस्थायी या असंभव होता है। आप समझ गए कि मतलब कि एक देश में जितने की ज़रूरत है, मतलब इतना रोजगार देना है। पहली बात तो कोई यहाँ पर पूरी रोजगार कोई दे नहीं पा रहा है, तो ज़रूरत से ज़्यादा रोजगार कौन दे देगा? असंभव या अस्थायी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में बताया जाता है, सब टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। एक है शून्य रोजगार, नल एम्प्लॉयमेंट, कि कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा, पूरी बेरोजगारी। ऐसा भी होता नहीं है वैसे, पर आपको पढ़ने के लिए बता रहे हैं कि शून्य रोजगार क्या है, कि कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा, पूरी बेरोजगारी है। अब पूर्ण रोजगार क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, कि सभी योग्य लोग काम कर रहे हैं और श्रम संसाधनों का पूरा कुशल उपयोग हो रहा है, कि सभी को रोजगार मिल गया है और उनके श्रम संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो हेड काउंट अनुपात का अर्थ का सही वर्णन है। हेड काउंट एक रेशियो होती है। हेड काउंट रेशियो आपको बतानी है कि वो है क्या। तो हेड काउंट रेशियो मैं आपको समझा भी देता हूँ, पर इसका सही जवाब जो होगा ना, वो है ऑप्शन सी, कि जब गरीबों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है। ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हेड काउंट रेशियो होता क्या है? तो देखिए, हेड काउंट अनुपात मतलब होता है, यानी कि हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है कि समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जरूरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आय या खर्च गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्हें वो पूरा नहीं कर पा रहे, गरीबी रेखा से नीचे हैं। उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर सरकार कहती है कि हर महीने एक इंसान को कम से कम 1,000 रुपये की ज़रूरत है अपना जीवन यापन करने के लिए। आप समझ लीजिए, वैसे तो 1,000 की नहीं, ज़्यादा की ज़रूरत होगी, लेकिन समझाने के लिए उदाहरण समझिए कि अगर सरकार कहती है कि भाई कि 1,000 रुपये एक व्यक्ति को चाहिए, जिससे वो जो उसकी ज़रूरी ज़रूरतें हैं, यानी कि लग्ज़री लाइफ़ नहीं, सिर्फ़ ज़रूरत पूरा कर पाए, तो उसके लिए उसे 1,000 रुपये की ज़रूरत है हर महीने। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 800 रुपये में ही गुजारा कर रहा है, यानी कि वो अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा, या तो वो एक टाइम की रोटी नहीं खा रहा, या ना किसी चीज़ में वो कमी कर रहा है, तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। और ऐसे सभी लोगों की जो गिनती करके जो अनुपात निकाला जाता है, उसी को हेड काउंट अनुपात कहा जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा उदाहरण से कि सरकार ने जो गरीबी रेखा बनाई है, उससे नीचे जो भी व्यक्ति हैं, उनका जो अनुपात निकाला जा रहा है ना, उसी को हेड काउंट अनुपात कहा जाता है, आसान भाषा में। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एग मार्क अर्हित उत्पाद नहीं है? एग मार्क एक सरकारी मुहर होती है जो प्रोडक्ट पे लगाई जाती है। ये किस प्रोडक्ट पे लगती है? शहद पर, यहाँ पर पूछा कि किस उत्पाद पर नहीं लगती, किस उत्पाद के लिए नहीं है? शहद, स्वर्ण आभूषण, सब्जियां, मसाले। तो जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उन पर एग मार्क नहीं लगता, सरकारी ये वाली मुहर नहीं लगती। एग मार्क पर किस किस पे लगती है सर? ये वाली मुहर जो आप देखेंगे, एग मार्क, ये भारत सरकार के द्वारा जो मोहर लगी होती है, ये क्वालिफाइड मोहर होती है। इसका मतलब है कि जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ना, उन्हीं पर ये लगती है। उससे पता चलता है इस मोहर से कि वो शुद्ध और अच्छी क्वालिटी की हैं। तो एग मार्क एक सरकारी मोहर होती है जो यह बताती है कि खाद्य उत्पाद, खाने पीने वाली चीज़ें शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता की हैं, और यह भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है ताकि लोगों को भरोसेमंद चीज़ें मिलें। तो अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYBP का पूर्ण रूप क्या है? तो एच मतलब होता है हाई, वाई यील्डिंग, वी से वैराइटीज, पी से प्रोग्राम।
तो जो बीज आए थे ना गेहूं के, धान के, जिनसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था, वही बीज HYVP, हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।